पाकिस्तान की सीरीज़ के बारे में बताएं जो अभी कंक्लूड हुई है। हम थर्ड ओडीआई अभी तक हमने कवर नहीं किया, तो क्या आपके तासुरात हैं ओवरऑल? थर्ड ओडीआई कैसा गुजरा? फिर हम हाईलाइट भी करेंगे मेन परफॉर्मेंसेस को। थर्ड ओडीआई बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट ओडीआई से और सेकंड ओडीआई से, तो थर्ड ओडीआई में बाबर आजम नहीं चल सका। हम्म। लेकिन उसके लाइकवाइज अगर हम इमाम उल हक को देखें तो इमाम उल हक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और पाकिस्तान ने चेंजेस भी किए टीम में। हसन अली को लेके आए थे, शाहनवाज को लेके आए थे। हम्म। तो शाहनवाज ने भी परफॉर्म उस लेवल पे शायद नहीं किया, हाँ। और हसन अली भी उस लेवल पे नहीं कर सके जिस तरह एक्सपेक्टेशन थी, जिस तरह शाहीन और हारिस राउफ की जगह उसको लेके आए थे। तो हाँ। चांसेस थे। बाकी उसके अलावा 50 ओवर्स से मैच हो गया था हमारा 48 ओवर्स का। और मजे की बात थी कि वेस्ट इंडीज ने भी अपने स्क्वाड में चेंजेस की थी। तो अलजारी जोसेफ जो कि उनका मेन बॉलर था, हम्म। वो नहीं था। और साथ साथ देखें तो पाकिस्तान की बैटिंग थी पहली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की बैटिंग थोड़ी कोलैप्स कर गई थी। लेकिन बिल्कुल। लास्ट में शादाब ने थोड़ा हमें बूस्ट दिया था, बकअप किया बहुत था टीम अच्छा को। बूस्ट दिया। और उसने, हाँ, वो इनिंग्स को जी लेके चला बिल्कुल, है, काफ़ी मेच्योर इनिंग्स खेली है। पहले थोड़ा टाइम लिया है उसने, इनिंग्स बिल्ड की और फिर इनिंग्स को पेस किया, तो बहुत क्रूशियल इनिंग्स थी और अदरवाइज पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था। हाँ जी बिल्कुल। अदरवाइज सिचुएशन ये थी कि वेस्ट इंडीज की पोजीशन स्ट्रांग थी। और शादाब ने जिस तरह वो कम बैक भी मारा है सीरीज में, सॉरी ये ओडीआईज में, तो हम्म। बड़ा अच्छा एक रहा है सीन उसका। तो हाँ, काफ़ी अच्छा रहा। ओवरऑल समरी पे, जी जी, हाँ, तो मेन ओवरऑल समरी पे हाइलाइट्स चलते हैं। देख लेते हैं जो सीरीज़ के जो मेन परफॉर्मर्स हैं। मतलब नवाज़ की परफॉर्मेंस बॉलिंग में काफ़ी अच्छी रही है, अपार्ट फ्रॉम एक मैच जो आखिर में अकील हुसैन ने थर्ड ओडीआई में काफ़ी उसको छक्के छक्के मारे एंड में। वो काफ़ी लड़का अकेला ही वो फाइट कर रहा था। वही दिखा कि अगर वेस्ट इंडीज़ थोड़ा सा लंबा शायद चलाता तो उसके साथ कोई खड़ा होता तो बड़ा क्लोज मैच लेके जा सकते थे। लेकिन ओवरऑल शादाब का शादाब का 7 विकेटें हैं उसकी, एज़ यूजुअल बड़ी अच्छा आपने बोला कम बैक किया, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। तो बहुत अच्छी मेरे ख्याल है दोनों स्पिनर्स नवाज़ और शादाब की परफॉर्मेंस रही है। क्या ख्याल है आपका? जी हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो स्क्वाड में जो बॉलर्स थे उनमें नवाज ने, जिस तरह उस पर काफ़ी बातें हो रही थी कि इसको पीछे इसको लेके आए टीम में, तो ये नवाज के लिए थोड़ा ज़रूरी भी था परफॉर्म करना, हाँ, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है और वो भी सीरीज़ आ रही है। तो बिल्कुल। शादाब का भी बड़ा अच्छा कमबैक रहा है। और साथ साथ अगर हम पाकिस्तान के बैट्समैन की बात करें तो वो तो आपको पता है कि इमामुल हक, हम्म। जिन्होंने एक चीज़ हमने मिस कर ली कि इमामुल हक ने 7th कंसेक्टिव 50 मारी है। तो ये हाँ, भी एक 50 बड़ा अच्छा प्लस रिकॉर्ड स्कोर्स बना है। जिसमें 100 भी हैं। हाँ। एग्जैक्टली, जी जी बिल्कुल। तो वो एक उसका रिकॉर्ड बन गया है, और उसी वजह से जिस तरह हमारी जो रैंकिंग है हमारे हाँ, ओडीआई में, बाबर और इमामुल हक टॉप पे आ गए। तो बिल्कुल। साथ साथ वेस्ट इंडीज का भी टैलेंट हमें नजर आया है। जिस तरह आप देख सकते हैं, शाय होप ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। मतलब हाँ, मैं उसका फैन हो गया हूँ भाई। मतलब जिस तरह उसने वेस्ट इंडीज को लेके चला है और इस तरह से, तो बिल्कुल। और ओवरऑल इट वाज मज़ेदार गुड, बात यह काफी है अच्छा। कि हम जो अपनी पहली एपिसोड थी जब हम स्क्वाड रिव्यू कर रहे थे, तो हमने इन्हीं दोनों प्लेयर्स को हाईलाइट किया था कि होप बहुत अच्छा उनका बैट्समैन रहेगा, पूरा सीरीज़ में फॉर्म में भी चला आ रहा है, और अकील हुसैन जो बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। तो वही मतलब मेन दो जी उनके परफॉर्मेंस जो टॉप पे रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के। तो काफ़ी मतलब ओवरऑल पाकिस्तान के लिए क्रूशल सीरीज़ थी पॉइंट्स के एस्पेक्ट से, कि वर्ल्ड कप में मतलब डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के एस्पेक्ट से तो हम काफ़ी अच्छा जंप किया है हमने। और ओवरऑल टीम की रैंकिंग ओडीआई की भी ऊपर गई है और प्लेयर्स की भी रैंकिंग ओवरऑल ऊपर गई है काफ़ी। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें बस एक ऐड ऑन करूंगा कि जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी पुरान से, जो कि कैप्टन था वेस्ट इंडीज का, हम्म। वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका। और हाँ, उसकी थोड़ी थी कि वो परफॉर्म करेगा पाकिस्तान में, लेकिन वो नहीं हाँ, किया उसने। लेकिन आखिरी मैच पे काफी विकेट्स ले ली थी उसने, वो भी अनएक्सपेक्टेड था वो भी कि जो अनएक्सपेक्टेड। मिडल ऑर्डर हमारा जो जो कोलैप्स कर गया था उसकी बॉलिंग में। हालांकि वो कोई उस तरह बॉलर नहीं है प्रॉपर। तो बिल्कुल। यहाँ पे थोड़ा सा सोचना चाहिए पाकिस्तान को हाँ, कि बिल्कुल ये सोचना पड़ेगा। इम्प्रूव और कर। ओवरऑल वेस्ट इंडीज़ वैसे भी डिसअपॉइंटेड गया होगा, क्योंकि उनका यही मसला चल रहा था कि वो लंबा नहीं खेल पा रहे, काफ़ी अरसे से T20 मोड में ही जा रहे हैं। तो थर्ड ओडीआई में भी यही हुआ कि प्लेयर्स ने अपनी विकेट देते गए बड़ी जल्दी। अगर कोई लंबा स्टे करता तो वो मेरा ख्याल ओवरऑल इस सीरीज़ से कोई खुश नहीं होंगे, ज़्यादा डिसअपॉइंटेड ही गए होंगे, जो वो मेन बैट्समैन से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लंबा चलाएंगे। एनीवेज़, अगर हम ये देखें कि हमारे एस्पेक्ट से क्या गलत गया इस सीरीज़ में,
तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यार हमारे एंड से जो पाकिस्तान में जो स्क्वाड में भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था, हमारी जो फर्स्ट पॉडकास्ट थी, तो फ़खर ज़मान की जो परफॉर्मेंस थी वो मेरे ख्याल में उस तरह नहीं थी जिस तरह उससे एक्सपेक्टेशन की जा रही थी। मतलब कि आप फ़खर ज़मान को देखें कि अब वो थोड़ा सा सीनियर लेवल पे ही आता है, और जिस तरह इमामुल हक भी सही चल रहा था, अगर थर्ड मैच में उसने थोड़ा परफॉर्म किया है, लेकिन फिर भी उस तरह जो एक्सपेक्टेशन एक सीनियर प्लेयर से होती है उस तरह उसकी परफॉर्मेंस नहीं रही। तो ये एक थोड़ा बहुत मेरा माइंड में क्वेश्चन मार्क था। आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, क्वेश्चन आपका जायज़ है। फ़खर ज़मान की लास्ट ईयर परफॉर्मेंस तो बहुत एक्सेप्शनल रही है। इस PSL जो लास्ट हुआ उसमें भी बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रही है। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ख़ासतौर पे इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक था वेस्ट इंडीज़ का, तो उसके ख़िलाफ़ मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमें फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे कि फ़खर कुछ छक्के छक्के मारेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। तो अब देखते हैं। मैं तो एपिसोड 2 से मुझे याद है आप इस हक़ में थे ज़रा कि अब्दुल्ला शफीक को चांस देना चाहिए। तो अभी भी आप उसी फेवर में हैं या अभी कोई आइडिया आपने बदला है कोई? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लास्ट एपिसोड से, बल्कि मैं तो थ्रू आउट ही यही चाह रहा था कि फ़खर ज़मान को रिप्लेस कर दिया जाए अब्दुल्ला शफीक के साथ या मोहम्मद हारिस के साथ, लेकिन ज़्यादा जो बेहतर ऑप्शन थी वो अब्दुल्ला शफीक थी, क्योंकि आपको पता है अब्दुल्ला शफीक वो भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है और यंगस्टर था। टीम जो वेस्ट इंडीज़ की थी वो मैच्योर नहीं थी इतनी, तो अगर उसके अगेंस्ट खेल लेता तो ये ट्राई भी हो जाता अब्दुल्ला शफीक कि ये ऊपर इसमें सही चल सकता है या नहीं। तो हाँ, मेरा तो अभी भी वही ओपिनियन है, लेकिन आप इस बात से शायद थोड़ा सा नहीं, कॉन्ट्रडिक्ट मेरा करते हैं। मेरा ओपिनियन इससे डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप फ़खर को एज अ रेस्ट देने की बात करते हो कि फ़खर को रेस्ट दे दें और चलो अब्दुल्ला को ट्राई कर लें, तो वो एक बात मुझे थोड़ी समझ आती है। लेकिन एक बंदा जिसने लास्ट ईयर ODI टीम ऑफ द ईयर में रहा है ICC की, तो उसको आप एक दो गंदी परफॉर्मेंसेस पे नहीं निकाल सकते। मेरा ख्याल है उसको एटलीस्ट रिप्लेस नहीं कर सकते। तो और दूसरा मेरा जो कंटेंशन थी वो हमेशा से ये रही है कि जिस लेवल की परफॉर्मेंस इस टाइम के ऊपर शान मसूद कर रहा है, तो मेरे हिसाब से कि पहला चांस शान मसूद को देना चाहिए टॉप ऑर्डर में इंस्टेड ऑफ अब्दुल्ला, क्योंकि अब्दुल्ला अभी यंग है, उसके पास टाइम है, उसको पहली टेस्ट मैच में अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। तो हम शान मसूद का जो प्राइम और पीक टाइम है वो कैरियर का हम ज़ाया ना कर दें, ये 2-3 साल जो उसके वो परफॉर्मेंस के चल रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ये था कि अगर आपने चांस देना ही है सीरीज़ में, तो उसको शान मसूद को एटलीस्ट चांस देना बनता था मेरे हिसाब से। लेकिन फ़खर वही वाली बात है, क्योंकि ODI क्रिकेट जितनी तेज़ हो रही है इस टाइम के ऊपर, हमें एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो इनिंग्स को, मतलब अगर आपकी रन रेट चाहिए 6 से ऊपर तो वो लेके चले। अदरवाइज़ हमारी टॉप 4 ना काइंड ऑफ सिमिलर हो जाएंगे, एक ही पेस पे खेलने वाले बन जाएंगे। तो ये मेरा तो जी ये सही point कह है। रहे हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि जिसका फॉर्मेट चेंज हो रहे हैं, डायनामिक्स क्रिकेट के बदल रहे हैं, T20 का काफ़ी इम्पैक्ट है 50 ओवर्स पे। लेकिन मेरा फिर भी वही ओपिनियन है कि जिस तरह अब्दुल्ला शफीक भी हिटर है, लाहौर कलंदर में जब PSL में खेला है तो काफ़ी अच्छा खेला है, और उसी को मतलब ट्राई करते, फ़खर ज़मान को थोड़ा सा रेस्ट देते उसको अगली सीरीज़ के लिए, क्योंकि ये सीरीज़ ऐसी थी जिसमें ना मतलब ट्राई किया जा सकता था। बाकी आपकी वो बात ठीक है कि जो शान मसूद है उसको हम ले आते हैं, उसको ट्राई कर लेते हैं, लेकिन वो हाँ, आपको पता है वसीम, जो हमारे वसीम भाई हैं, वो थोड़े इससे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे बात से। वो कह रहे थे कि इसको हम इसको हम लोग टेस्ट मैच के स्क्वाड में डालें। हाँ, तो वो भी हमने बस वही डिस्कस है, किया वो हुआ है बेचारा पॉडकास्ट वन थक में। जाएगा वो ODIs में और T20s में डोमेस्टिक में परफॉर्म कर करके, लेकिन टैग उस पर अनफॉर्चुनेटली टेस्ट के ही लगा रहेगा। जिसमें मुझे समझ नहीं आई वो बात है मोहम्मद हारिस की इंक्लूजन। अब स्क्वाड में शामिल करने के तो मुझे समझ आई कि चलो ठीक है, डिज़र्व करता है लड़का, लेकिन जिस पोजीशन पे और जिस रोल पे इसको टीम में रखा है उसकी मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आई कि मिडिल ऑर्डर में मतलब 5-6 नंबर पे क्या बनता था, फिर पहले 2 मैचों में कीपिंग नहीं कराई अगर आपने एज अ कीपर खिलाया था। तो कंफ्यूज रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आई कि क्या बैटिंग में क्या रोल है और ओवरऑल टीम में रोल क्या है इसका। आपका क्या ख्याल? हाँ, ये सही कह रहे हैं। जिस तरह मोहम्मद हारिस जो है ये तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन ही है, ये जब आपका PSL भी खेला है टॉप ऑर्डर पे है। लेकिन मुझे जो लग रहा है, जो PCB की थिंकिंग थी इस पे, वो ये थी कि अगर हम स्क्वाड देखें ओवरऑल, उसमें जो हमारे जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, जो स्पेसिफिक बैट्समैन है, वो कोई नहीं थे इतने। मतलब वो इतने से बाबर आजम आ रहा था, मोहम्मद रिजवान वो भी विकेट कीपर प्लस बैट्समैन है,
उसके अलावा मेरे ख्याल में फिट इन करने के लिए ना इन लोगों ने मोहम्मद हारिस को देखा होगा, खाली ट्राई किया होगा कि यार हाँ ये मिडिल ऑर्डर में चल सकता है या नहीं चल सकता। तो बाकी इसकी जो इंक्लूजन की बात करें उस पर भी काफ़ी डिबेट चल रही है, मतलब ट्विटर पे भी चल रही है कि शाहिद अफरीदी ने बोला है कि इनकी सिलेक्शन नहीं बनती थी क्योंकि ये T20 के प्लेयर हैं। तो हाँ, T20 आपका की ये वाली बेसिस पे आपने डाला है। जी, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में कि मोहम्मद हारिस को यार स्क्वाड में रखना चाहिए था या नहीं? मेरा ख्याल ये है कि स्क्वाड में रखना इसलिए शायद बनता था क्योंकि ये शायद उस न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में भी जो न्यूजीलैंड जिससे भाग गई थी मैच खेले बगैर, उसमें भी शायद ये ओडीआई सीरीज़ में सेलेक्ट हुआ था। और इसकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में वनडे में भी अच्छी है, बुरी नहीं है। लेकिन जो रोल उसको दिया है उसकी मुझे समझ नहीं आई। हम लोग ये कह रहे थे एपिसोड 2 में भी कि हारिस को शायद रिजवान से ऊपर चांस देना चाहिए, लेकिन मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग सलमान भट्ट का एक ओपिनियन सुना उनके चैनल पर, जिसमें वो कह रहे थे कि जब कोई नया प्लेयर आता है तो आप उसको ऐसी पोजीशन पे खिलाते हो, ऐसा रोल देते हो जिसमें उसके ऊपर कम प्रेशर हो। मतलब उनका कंटेंशन ये था कि इसको नवाज़ और खुशदिल से नीचे भेजना चाहिए था और इससे तीनों मैचेस में थ्रू आउट विकेट कीपिंग करानी चाहिए थी अगर इसको खिलाना था तो उनका था ग्रेजुअली आप नए प्लेयर को प्रेशर सिचुएशंस में डालते हो, आप क्रूशल 5th या 4th पोजीशन में आप एक यंग प्लेयर को नहीं डालना चाहिए, आपको उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छा लगा कि वो क्रिकेटिंग सेंस में वो बात वाकई मेक सेंस करती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस बात से भी थोड़ा सा आपसे कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा कि मतलब मोहम्मद हारिस को 7th पोजीशन 6 वो बात सही है, प्रेशर होता है, लेकिन जिस तरह ये डोमेस्टिक खेल के आए होते हैं, पीएसएल में भी ये खेल के आए हुए हैं, तो ओडीआई में उस तरह प्रेशर ये मेरा नहीं ख्याल फील करना चाहिए इनको। और मतलब मोहम्मद हारिस टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, अगर आपने इसको फ्यूचर में टॉप ऑर्डर ही खिलाना है तो 7th पोजीशन में तो मेक सेंस नहीं करी बात कि इसको हम अगर 6-7 पोजीशन में लेके आए। तो क्या कहते हैं, मतलब आप यार देखो, agree टॉप कर रहे ऑर्डर हैं? अगर बैट्समैन है तो फिर मिडिल ऑर्डर में भी मेक सेंस नहीं करती ना बात। अब ये नहीं मुझे पता कि 5वें नंबर बड़ा क्रूशल है। देखो इंडिया की टीम पिछले 4 सालों से 4थे और 5वें को स्ट्रगल कर रही है कि उनका अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता है तो मिडिल ऑर्डर बड़ा वनरेबल होता है। सेम गोज विद पाकिस्तान, हमें पता है हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो मतलब कोलैप्स कर रहा है ऑफ लेट। तो अगर आपने मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन डालना ही है तो कोई स्टेडी बैट्समैन डाल दो, सऊद शकील टाइप का जो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। जी, आप ऐसे क्यों आपने सऊद कोशिश कर रहे शकील हो? की भी हम्म जी कंटिन्यू करें आप। मैं वही कह रहा था कि आप अगर टॉप ऑर्डर को मिडिल ऑर्डर में डालना चाह रहे हो तो फिर आप लोअर ऑर्डर में भी लेके जा सकते हो, जो सलमान भट्ट जिस तरह कह रहे हैं। लेकिन ये एनीवेज लोगों की ओपिनियन है अब, लेकिन हमें क्लैरिटी नज़र नहीं आई बोर्ड और ख़ासतौर पे जो टीम मैनेजमेंट थी हारिस के एस्पेक्ट से। जी सही कह रहे हैं। बाकी वो बात भी आपकी ठीक है कि जैसे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही अगर हमें यहाँ पे खिलाना था तो हम कोई और ले आते जो कि मिडिल ऑर्डर पोजीशन में खेलते रहे। तो एंड में फिर आप इसके बारे में बताएं कि जो हसन अली है, मतलब उसको फर्स्ट मैच खिलाया और सेकंड में उसको रेस्ट दिया, थर्ड में लेके आया, तो उसके बारे में क्या पर्सपेक्टिव है आपका? यार बाबर बहुत चांस दे रहा है, बाबर का बड़ा कॉन्फिडेंस है पर्सनली हसन अली के ऊपर, तो वो उसको काफ़ी चांस देता है। लेकिन हम कंसिस्टेंटली बात करते आ रहे हैं कि हसन अली की परफॉर्मेंस लिमिटेड ओवर में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट है, एक्सपेंसिव है एट टाइम्स और क्रूशल मौक़ों पे रन्स पड़ जाते हैं इसको। तो मेरा ख्याल है कि अभी इस पे देखना पड़ेगा कि क्या हसन अली को टेस्ट मैचेस में ही फ़िलहाल कंसिडर करें, और हो सकता है हसन अली को खुद भी रेस्ट की ज़रूरत हो कि अपने आप को फॉर्म में लाएं, वापस डोमेस्टिक खेलें, पहले T20 डोमेस्टिक खेलें, PSL खेलें, ODI के टूर्नामेंट्स खेलें, और फिर अगर परफॉर्मेंस देते हैं तो फिर ऑन मेरिट मतलब टीम में वापस आ जाएं बेशक। लेकिन टेस्ट में हमें कोई क्वेश्चन नहीं हसन अली की परफॉर्मेंस की, काउंटी में भी उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन लिमिटेड में बहुत बड़ा है मेरे ही नज़र में तो क्वेश्चन मार्क है। आप क्या कहते हैं? हाँ जी सही कह रहे हैं। जैसा ODI में और T20 में इसकी पोजीशन उस तरह नहीं बनती, काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, और एट टाइम्स मतलब जब हमें एक शाहीन के साथ एक अच्छे फेसर बॉलर की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे ये उस तरह का रोल नहीं प्ले कर सक रहा। तो इसकी फ़िलहाल वही है कि एक टेस्ट में इसको थोड़ा वहाँ पे ये अपना आपको थोड़ा सा शो करा है परफॉर्मेंस, और साथ साथ डोमेस्टिक में तो काफ़ी अच्छी ये परफॉर्मेंस कर रहा है जो काउंटी खेल रहा है वहाँ पे। मैं आपकी ओपिनियन से बिल्कुल आपके साथ ही, मतलब
तो चलो किसी हसन एक अली पे की तो पोजीशन किसी एक ओपिनियन पे तो हम साथ हैं नहीं, हाँ नहीं ओवरऑल नहीं बिल्कुल। सीरीज़ मतलब पाकिस्तान के एस्पेक्ट से अच्छी गई है। मैं कहूँगा कि बस थोड़े से सिलेक्शन के क्वेश्चन मार्क्स से जो हमने पहले एपिसोड में मतलब डिस्कस कर लिए थे इस जी दफ़ा। जी You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never like those.